अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर एच श्यामजिया। सो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंस एफसीपीएस का और एमडीएमएस का। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमडीएमएस को हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं पढ़ना, किस टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है और पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, और वो कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हम जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स पे चलते हैं, यानी कि वो कौन से जो पोर्शन है जिससे ये पेपर जो है बनता है। सो मैं बताता चलूँ, क्योंकि यूएचएस जो है केई के जो है वो सारा इसके अंडर आता है। सो सारे जो हमारे फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, इसमें सारे इंक्लूड होते हैं। ऑलमोस्ट सबको ये टच करता हुआ गुजरता है, लेकिन हर सब्जेक्ट की वेटेज है, हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है। सो ये इसका बिल्कुल मकसद या मतलब नहीं है कि आपको सारी 5 सालों की बुक सारी पढ़नी चाहिए। बताने का मकसद ये कि इन सारे टॉपिक से पेपर आता है, लेकिन हर टॉपिक से मुख्तलिफ नौइयत का मुख्तलिफ जो है वेटेज आती है। सो बेसिक साइंसेज में सारे सब्जेक्ट्स हैं: एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, जनरल पैथो, स्पेशल पैथो, फार्मा। इसके अलावा जो क्लिनिकल साइड्स है, जनरल मेडिसिन आता है, पीडियाट्रिक आता है, जनरल सर्जरी, ओब्स गायनी, आईएनटी। ठीक है, ये तो हैं कंटेंट्स जहाँ से पेपर आता है। सो अभी हमें पता होना चाहिए किस पोर्शन से कितना एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, उससे पहले एक ओवरव्यू लेंगे हम कि होता क्या सीन है। सो जो एग्ज़ाम होता है एमडीएमएस का, ये 125 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है। एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है। टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स का होता है। बबल फिलिंग होती है इसमें, पेपर पे बबल फिलिंग करनी होती है, यानी कि जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम्स में करते रहे हैं, एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स में उसी तरह का क्राइटेरिया होता है। और लेकिन इसमें एक नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। सो आप बिला झिझक आप जो है वो एमसीक्यूज पे निशान लगा सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया इसका 60% होता है, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ये डिफरेंट वेरी करता है, क्योंकि हर बंदे की सलाहियत पढ़ने की, हर बंदे की रिटेन करने की सलाहियत ज़रा मुख्तलिफ होती है। सो ऑलमोस्ट एक मीडियोकर जो है उसके लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ आई थिंक सो इनफ है। लेकिन अगर आप साथ में एफसीपीएस पार्ट 1 की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज इनफ होंगे, क्योंकि पार्ट 1 का ज़रा लेआउट ज़रा डिफरेंट है, एमडीएमएस का लेआउट ज़रा डिफरेंट है। तो एमडीएमएस के थोड़ा से पैटर्न को फॉलो करने में 20-25 डेज आपको देनी चाहिए। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। उससे पहले हमने डिस्कस किया कि कंटेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं इससे में इंक्लूड होते हैं, किन किन से पेपर आता है। अब हम डिस्कस करेंगे किन किन से कितने पोर्शन आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, और उनको कितना कितना टाइम देना चाहिए। सो ये है बेसिकली ओवरव्यू। इसमें आप नोट करें कि ये एनाटॉमी में से 17 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, एनाटॉमी में से 1 सेकेंड, ये एनाटॉमी में से 17 एमसीक्यूज आ रहे हैं। फिजियो में से 9 एमसीक्यूज, बायोकेम में से 8, जनरल पैथो में से 8, स्पेशल पैथो 7, फार्माकोलॉजी 5। यानी टोटल जो चंक आ रहा है बेसिक साइंसेज से वो 54 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अदर हैंड पे अगर हम देखते हैं, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स गायनी, आईएनटी, इनमें से ये चंक आ रहा है। इसमें सबसे मेजर चंक जो है वो जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन का है। बाकी पीडियाट्रिक मेडिसिन, ऑब्स गायनी और आईएनटी। यानी टोटल 70 मार्क जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि 140 मार्क्स का पेपर इन सब्जेक्ट से आ रहा है, और 54 एमसीक्यूज और 108 मार्क्स का पेपर जो है वो इनसे आ रहा है। ठीक है, सो इसी के बताने का मकसद ये था कि हम इसके मुताबिक हर सब्जेक्ट को उतनी इम्पोर्टेंस दे सकें। जैसे कि अगर हम मिसाल के तौर पे जनरल मेडिसिन के जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं पढ़ते हैं,
तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 20 MCQs आने इसमें से। और इसके बरक्स अगर हम देखते हैं फार्मा को 5 MCQs हैं, और उसके लिए अगर हम पूरी कैटसन खोल के बैठ जाएं तो ये आई थिंक सो बेवकूफ़ी होगी, तो करना भी नहीं चाहिए ऐसे। और इसके अलावा जैसे ये जनरल पैथो या स्पेशल पैथो में से 7 MCQs या 8 MCQs आ रहे हैं, इसके लिए हम पूरी पैथोलॉजी की बुक्स खोल के बैठ जाएं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है ये। ठीक है, सो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि कंटेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से पेपर आता है। फिर हमने एक ओवरव्यू लिया कि पैटर्न क्या है, कितने MCQs होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया, टाइम के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन के लिए आलमोस्ट कितना टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया कि किस पोर्शन में से कितना पेपर आएगा, अमूमन आता है, फॉलो भी होता है ये। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बुक्स कौन सी प्रेफर्ड हैं और कौन सी यानी कि पढ़नी चाहिए। पहले हम एक लिस्ट में यानी कि वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि उनमें से ये बुक्स क्यों प्रेफर है, क्यों पढ़नी चाहिए। अब ये फर्स्ट एड का ऑर्गन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटवे टू MSMD ये पास्ट पेपर्स की बुक है। गेटवे टू MD MS JCAT बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा BRS फिजियो, रिव्यू स्नेल, बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं ये पढ़ने चाहिए। फार्माकोलॉजी की कुछ टेबल्स हैं वो पढ़ने चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी और बुक्स ऑफ MBBS कोर्स। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड का ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट एड को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक बेसिक साइंस का पोर्शन है, एक ऑर्गन सिस्टम वाला पोर्शन है। अब इसका ऑर्गन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऑर्गन सिस्टम को उन्होंने ऐसे तरतीब दिया है कि हर ऑर्गन को अलग से यानी कि डिस्कस किया। कार्डियो है तो उसको डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी है उसको डिस्कस किया है, गैस्ट्रो है उसको डिस्कस किया है। अब हर ऑर्गन सिस्टम, जैसे मिसाल के तौर पे GIT डिस्कस करें तो सबसे पहले उसकी एम्ब्रियोलॉजी की कुछ टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी के बाद उसकी एनाटॉमी के कुछ टॉपिक पेजेस हैं, टॉपिक्स हैं। उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं। ये सारा कुछ ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, फिजियोलॉजी कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा फिर आ जाती हैं आपकी डिजीज़, उसमें जनरल मेडिसिन भी कवर हो जाती है हमारी, जनरल पैथो, स्पेशल पैथो भी मोस्टली कवर हो जाती है। ठीक है, सो ये ऑर्गन सिस्टम फर्स्ट एड का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट 60% जो है हमारी तैयारी यहाँ से हो जाती है। उसके बाद ये हम गेटवे टू MSMD को वेटेज देंगे। ये पास्ट पेपर्स की बुक है, इसमें पास्ट पेपर्स दिए गए हैं, उनकी जो है सॉल्यूशंस वो दिए गए हैं। तो बड़ी अच्छी बुक है। इसमें हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स हॉट फेवरेट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं मिसाल देता होता हूँ कि जैसे इसमें एक MCQs आई से रिलेटेड जो है ना, वो आइज़ में हम पढ़ते थे कि लेटरल रेक्टस को कौन सी नर्व जो है वो इनर्वेट करती है, अगर उसकी डैमेज होगी तो आई जो है वो किस साइड पे जाएगी। वो MCQs इतनी बार रिपीट हुआ है ना, मतलब कि उसी तरह का। तो यानी कि उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस बुक्स पढ़ने का मकसद जस्ट ये है, इससे हमें आइडिया हो जाता है एक तो कि हमने कौन से टॉपिक जो है ना वो हॉट फेवरेट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा इसमें सॉल्यूशंस दिए होते हैं। यानी MCQs दिया है, उसके आगे सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन के साथ कुछ की पॉइंट्स दिए होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत सी टेबुलर फॉर्म में इसने चीज़ें दी हुई हैं। यानी कि कुछ मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं वो सिर्फ गेटवे टू MSMD करके पास हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो पढ़ते हैं और निकाल जाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो ज़रा समझ के, उनका ब्रेन लेवल जो है उसकी एक्टिविटी ज़रा कम होती है, उनको ज़रा शुरू से बेसिक से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, अब BRS फिजियो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। ये बेसिकली मैंने इसलिए बुक ऐड की थी क्योंकि फर्स्ट जब पार्ट 1 FCPS के एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें BRS फिजियो क्लासेस पढ़ती हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो अगर तो आप पार्ट 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने BRS फिजियो पढ़ी होगी बिल्कुल, तो आप उसको 1-2 दिन लगा के रिवाइज़ कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा होगा।
रिव्यू स्नेल इंपॉर्टेंट है, 17 MCQs एनाटमी में से आने हैं। फर्स्ट एड में जो ऑर्गन सिस्टम में एनाटमी है उससे उतना कवर नहीं हो पाता है, ठीक है। सो उसका रिव्यू स्नेल इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज लेंगे रिव्यू स्नेल, और आपका अच्छा खासा जो है ना पोर्शन इसका कवर हो जाएगा रिव्यू स्नेल से। और बायोकेमिस्ट्री में से हमने देखा था 8 MCQs आते थे। अब इसका जो काफ़ी सारे जो पोर्शन है ना, वो हम जब गेटवे टू MSMD पढ़े होते हैं ना, तो वो कवर हो जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के MCQs। लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स का टॉपिक्स और ये TCA साइकिल और क्रेब साइकिल लाजमी एक दफ़ा फर्स्ट एड से पढ़ लीजिएगा। इसमें से पेपर में 2-3 MCQs लाजमी आते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी में हमने देखे 5 MCQs आने थे। इसमें भी जब आप गेटवे टू MSMD पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि फार्मा में भी 5 MCQs जो आने हैं ना, उसमें से मोस्टली जो आते हैं ना, मोस्टली यानी कि जो बहुत दफ़ा रिपीट हुए MCQs वो होते हैं, वो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स है ना, ये अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स है, ये बीटा ब्लॉकिंग है, कौन सी कार्डियो सिलेक्टिव है, कौन सी अजदमा में नहीं देते हैं, वो जो है ना सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, उसमें से बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। इसके अलावा एनेस्थेटिक ड्रग्स में से बहुत पेपर आते, मतलब कि 5 में से कोई इन 2 टॉपिक्स में से ना 3 MCQs आ ही जाते हैं। सो वो लाजमी आपने टॉपिक्स 2 पढ़ लेने हैं। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन जो होती है ना ड्रग्स की, क्लासिफिकेशन के टेबल्स होते हैं, जस्ट वो एक नज़र रीड कर लीजिएगा, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। जनरल पैथो में मेजर चंक माइक्रोबायोलॉजी का होता है। माइक्रोबायोलॉजी भी गेटवे से काफ़ी सारी कवर हो जाती है, क्योंकि इसमें उसने वो काफ़ी लेआउट और एल्गोरिथम वे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट वायरसेस को, डिफरेंट बैक्टीरियाज को। लेकिन मुझे जो स्केची वीडियोस का बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि ना ये अगर किसी ने 4th ईयर या 3rd ईयर में ये वीडियो सुनी है ना, बहुत यूज़फुल वीडियोज़ है ये। वीडियोज़ देख से सारी ना आपको सारा रिकॉल हो जाता है, सारी मेमोरी, वो सारा टॉपिक है ना वो रिकॉल हो जाता है। इसमें जो मेजर MCQs, मोस्ट MCQs आते हैं बार बार, वो आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि इस वायरस के लिए ड्रग ऑफ, इस बैक्टीरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। सो ऐसे के MCQs बहुत आते हैं। अच्छा, ये बुक्स ऑफ MBBS कोर्स, ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है? सबसे पहले जो तरीक़ाकार होता है तैयारी का, जो मतलब मुझे लगता है अच्छा है, वो ये है कि आपने बुक्स पढ़ी, आपने फर्स्ट एड ये सारी बुक्स पढ़ी, उसके बाद आपने गेटवे टू MSMD पढ़ा। गेटवे टू MSMD के बाद जब आप पास पेपर्स यही गेटवे के कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन बुक्स से या ये टॉपिक्स करने के बाद भी आपके ना डेफिशिएंट हैं, उन पे आपकी उतनी ग्रिप नहीं है, वो आप साइड पे निकाल के पेपर पे अलग मार्क करते जाएं। वो मैक्सिमम 7-8 टॉपिक्स बनेंगे, वो आपने अपनी जो बुक्स होती हैं उनसे आप पढ़ें। MBBS की बुक्स, वो घंटे 2 घंटे में आपके टॉपिक्स ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। सो इसलिए ये मैंने लिखा था बुक्स ऑफ MBBS कोर्स। तो यानी कि आपको आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक जो है ना आपकी ग्रिप नहीं है इस पर, तो आपको उनको वहाँ से पढ़ें तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सो अभी मैं ज़रा समराइज़ कर दूँ। हमने सबसे पहले MD MS की कंटेंट्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने उसकी किस पोर्शन में से कितना पेपर आता है वो डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि इसका पैटर्न क्या होता है, इसकी मार्किंग क्या होती है, पासिंग क्राइटेरिया। फिर हमने बुक्स को डिस्कस किया। सो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन का टाइम हमने डिस्कस किया कि 2 मंथ्स जो हैं आई थिंक सो इनफ होते हैं। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अगर 2 मंथ्स का जो शेड्यूल है वो बना लेना चाहिए प्रॉपर। जो तरीक़ाकार है मेरे मुताबिक तैयारी करने का, ये होता है कि आपको ना शॉर्ट गोल सेट करने चाहिए। यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 1 महीने में ये टॉपिक्स पढ़ने। आपको चाहिए, आपने पहले पैटर्न बनाया सारा अपना, आपने अपना टाइम टेबल सेट किया, आपने हर
महीने में आपने टॉपिक्स डिवाइड कर लिए, फिर आपने पर डे आपने डिसाइड कर लेना आज मैंने इतना टॉपिक पढ़ने हैं। जब आप शॉर्ट गोल सेट करेंगे ना, तब आपको बेनिफिट होगा, यानी कि आप उस दिन में उतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो शुरू में आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप 4-5 दिन 5-6 दिन गुजरेंगे तो आप पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे आपने काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया होता है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो शॉर्ट गोल सेट करनी चाहिए। सो आई थिंक सो, मतलब बुक्स डिस्कस होगी, काफ़ी पोर्शन डिस्कस हो गए। हाँ, एक चीज़ रहेगी बेसिकली, IENT में जो है ना वो फर्स्ट एड में डेफिशिएंसी है, उसके टॉपिक्स कवर नहीं करते आई और ENT के। सो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे देखे हैं, ऑलमोस्ट 5 MCQs है ना आई में से, तो 4 इनमें से आ जाते हैं टॉपिक्स में से। इसमें ऑर्बिटल एनाटमी, ऑर्बिटल फ्रैक्चर, और इसके अलावा नर्व इनर्वेटिंग आई मसल्स देयर लीजन्स, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व के लीजन। ये भी MCQs बहुत रिपीट होता है कि ऑप्टिक नर्व की इस लेवल पे लीजन हुई है तो कौन सा विजन लॉस होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इसके अलावा ENT कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, ये क्रोनिक सुपरेटिव रेटिस मीडिया, मेनियर डिजीज, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नेजल पॉलिप, नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा। ऑलमोस्ट 3-4 MCQ दिन में से आ जाते हैं। बाकी जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे उनसे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो है ना इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।